नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएन मैजिक मैथ्स पर। आज हम हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण को सामान्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम चर्चा करेंगे वर्ण विचार पर। सामान्य परिचय के रूप में अपन देखें तो अपन पढ़ते आए बचपन से कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अगर बारहवीं की बात करें तो 12 होते हैं, लेकिन अपने हिंदी भाषा में स्वर 11 ही माने गए हैं, जिनमें से ये आपके सामने ऐसे लेकर औ तक। ये जो ओ है ये आगत स्वर है, अंग्रेजी भाषा के वाक्यों में, अंग्रेजी वाक्यों में काम आने वाला, अंग्रेजी में काम आता है। इसको आगत स्वर, कई बार पूछा गया है कि आगत स्वर है, तो आगत स्वर में औ जो इसमें आ और इसके मध्य की ध्वनि पैदा करता है, तो ये आगत स्वर है। तो कई बार पूछा गया है कि आगत स्वर निम्न में से कौन सा है, तो ये आउट जो है ये आगत स्वर है। तो स्वर होते हैं टोटल 11, ये तो आप जानते हैं। बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन में अपन पढ़ते हैं तो व्यंजन होते हैं 33। वैसे अगर वर्णमाला की बात करें तो 36 हो जाते हैं, लेकिन वो 3 जो होते हैं वो अन्य वर्णों को जोड़कर बनने के कारण से इनको संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर कहा जाता है। इसलिए हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में वर्ण होते हैं, प्रश्न आया हुआ है, हिंदी भाषा में वर्ण होते हैं तो 44। प्रश्न ये है, अगर यहां कुल जोड़ दिया जाए, कुल, तो हो जाएंगे 52। 44 तो आपके सामने 11 और 33, 44, 52 कैसे होंगे? तो 11, 33, 44 हो गए, उनमें से 4 ये जिन्हें अपन संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो 44 4 48। फिर ये 2 और आते हैं, इनका है विकसित रूप, इन दोनों का विकसित रूप है रेड। तो ये क्या है, इनको उच्छिष्ट, ताड़ी जात आदि के नाम से जानते हैं। तो 48 से 2 50। अब 2 कौन से ले गए? जो अपन अंग है, अंग और अ, जिन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनका योग इनके साथ भी होता है और इनके साथ भी होता है, इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहा गया। तो इनका तो 44 में, तो मुख्य वर्ण देखे जाए तो 44 ही होते हैं। ये तो भी वर्णों की सामान्य जानकारी। आज हम चर्चा थोड़ी विशेष कर रहे हैं इनके भेदों पर। तो अब बात करेंगे स्वर। स्वर के अन्य भेद। सामान्य तौर से सामान्यतः पढ़ते हैं कि स्वर के 2 भेद होते हैं। बच्चों ने पढ़ा है मूल स्वर, जिसे ऋस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। ये तो होगी सामान्य जानकारी, लेकिन आज हम दीर्घ स्वर नहीं पढ़कर थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे। मूल स्वर और संधि स्वर, यानी स्वर के 2 भेद हो गए, मूल स्वर और संधि स्वर। अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है वो आपको भी बाद में आगे होगा। तो मूल स्वर 11 में से कितने होते हैं? जैसे ए, छोटा ई, बड़, छोटा ऊ, री। तो मूल स्वर होते हैं 4। बाकी जो बचे ये संधि स्वर, क्योंकि ये बाकी होते हैं ये जुड़कर आपस में संधि बनाते हैं, जैसे आ, ई, ओ, ए, आई, ओ, औ। मूल स्वर होते हैं 4, संधि स्वर 11 में 4 गए तो 7। मूल स्वर के अन्य नाम की चर्चा करें। एक तो आप ध्यान दें, ह्रस्व, लघु, एकमात्रिक स्वर। कई बार प्रश्न ये भी आता है कौन सा स्वर जिसकी मात्रा नहीं होती या बिना मात्रा का स्वर है? तो ये तो सबको पता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन देखा जाए एक मात्रिक छंद की बात करें तो एक मात्रिक छंद होते हैं, स्वर होते हैं। अब इन पर थोड़ी सी संधि स्वर है। अब इसमें भी
थोड़े गहनता से अपन अंदर जाते हैं। संधि स्वर के दो भेद के लिए दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन से? दीर्घ यानी अपनी ही जाति से जुड़ने वाले या दुगने होने वाले स्वर, जैसे ऐसे ए मिलकर आ बना, ये दीर्घ संधि में काम आते हैं। ई से ई मिलकर बड़ी, ऊ से ऊ मिलकर बड़ा, तो ये तीनों स्वर क्या है? दीर्घ स्वर है। अंदर से अगर प्रश्न आ भी जाए कि निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो ये तीन दीर्घ स्वर है। चर्चा अपन साथ की करेंगे। बाकी जो बचे, सात में से 3 गए तो 4, तो बाकी जो 4 बच गए वो क्या है? संयुक्त स्वर है। जैसे संयुक्ताक्षर होते हैं वैसे संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन जो भी है, ये 4। संधि यहां से निकलती है। संधि का मतलब ये जो आते हैं, ये स्वर है, अगर ये स्वर आते हैं, संधि इनसे होती है, तो वहां दीर्घ संधि होगी। संयुक्त स्वर के भी दो भेद कर देते हैं। संयुक्त स्वर के अगर दो भेद कौन कौन से होंगे? देखो, गुण स्वर, वृद्धि स्वर। संधि है ये, स्वर संधि है। तो गुण स्वर में जो गुण संधि में जो वर्ण व्यंजन आते हैं या स्वर आते हैं, गुण संधि में जो स्वर आते हैं कौन कौन से आते हैं? ए की मात्रा और ओ की मात्रा, तो ये दोनों क्या है? गुण स्वर है। और जो बाकी बची हुई वृद्धि, आई और औ। तो इस प्रकार से आपके अगर डायरेक्ट भी पूछते जाए कि दीर्घ स्वर कौन सा है, गुण स्वर कौन सा है, वृद्धि स्वर कौन सा है, तो आप इसके अंदर तक, तो ये एक सामान्य इसके भेद होंगे। अपन पढ़ते हैं मूल स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन अगर आप थोड़ी गहनता से आज के प्रश्न के अंदर से पूछे जाते हैं और डीपली मिलते हैं, तो आप इतना डिसमिस करें। अब अपन आगे इसके दूसरा भेद करते हैं, जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर बात करें तो जीवा के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। अग्र यानी कि आगे का हिस्सा, मध्य और पश्चिम। 3 भेद हो गए। मध्य याद रह जाता है क्योंकि मध्य में केवल एक ही वर्ण, एक ही स्वर आता है। कौन सा? अ। बाकी इनमें थोड़ा संशय होता है, कंफ्यूज होता है, तो इनका मैं शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा, एक बार देख लेते हैं। ए आ गया, आ इसमें चला गया, क्योंकि आ कंठ से आता है, नीचे से, जीवा के पिछले हिस्से से। ई उ ए आई ओ औ। ये एक री, तो री भी इसमें, ये ए तो केवल मध्य में है। ये होते हैं इनके भेद। अब इनको याद करने की आपको कहीं जरूरत नहीं, ये एक तो याद रहता है आपके, केवल इस चीज को, अग्र है ना, अग्र, इसमें ई और ए जोड़ दो, एक तो ये मान लो, ए जोड़ दो। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? संधि करो, अग्रीय, यानी कि अग्रीय याद रखो, अग्र मत रखो, अग्रीय। अपना जीवा के 3 भेद होते हैं, अग्रीय, मध्य, पश्चिम। अग्रीय याद रखोगे तो अग्र को धरो, री की मात्रा आ रही है इसमें, अग्र री, तो री आ गया। ई की मात्रा है, ई आ गए, आई है तो ए आई आ गया। तो आपको कोई कहीं भी समस्या नहीं आएगी इसमें, ध्यान में आएगी। तो ये जीवा के आधार पर 3 भेद होते हैं। तीसरा, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का 2 भेद किए गए, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब होठ वृत्त के आकार के हो जाए तो वृत्ताकार। जिन स्वरों को उच्चारण या उच्चरित करते समय होठों की आकृति वृत्ताकार हो जाए तो वहां वृत्ताकार स्वर होते हैं। जैसे ए को बोल के देखेंगे तो ए, तो इसमें होठों की कोई आकृति नहीं होती, तो ए वृत्ताकार है। आ, ये तो हो ही नहीं सकता, ई में भी नहीं हो, ऊ, तो ऊ वृत्ताकार है। बड़ा ऊ, री में भी,
ए ये भी नहीं है, आई नहीं है, ओ औ। इनको आप उच्चारण करोगे ना तो अपने आप आपके समझ आएंगे, कोई संशय नहीं है, याद करने की कोई शॉर्ट टिप्स करने की जरूरत नहीं है। अब हम स्वर और व्यंजनों का साथ में अध्ययन करते हैं। तो स्वर और व्यंजनों के जिसे स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के भेद, क्योंकि अब वर्णों बोलेंगे क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों का एक साथ अध्ययन करें, वर्णों के भेद। तो स्वर तंत्र के आधार पर वर्णों के दो भेद किए गए हैं। स्वर तंत्र का मतलब होता है नाद, निनाद, आवाज। कौन कौन सी? स्वर तंत्र के आधार पर दो भेद, कौन कौन से? घोष और अघोष। घोष को सघोष बोलते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेता हूं, सीधी बात। दफा, आपने अदालत में देखा होगा दफा धाराएं चलती है। दफा 345 के अंतस्थ सभी स्वर घोष है। खोल के देखिए पूछा। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कै वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? गे, घे, नहीं। च वर्ग का तीसरा, चौथा, जय, जय, य। टे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है भाई? डे, ढे, ढे, न। ते वर्ग दे, ढे, ने। पे वर्ग बे, भे, में। कितने हो गए? 15। अंतस्थ, अंतस्थ में क्या है? ये, रे, ले, वे। कितने हैं? 4। सभी स्वर कितने हैं? 11। और है कितना? 1। कितने हो गए? 31। यानी कि घोष स्वर होते हैं 31। कितने होते हैं? 31। ध्यान रखने की बात, ये वर्गीय व्यंजन है। 345 क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्गीय व्यंजन। अंतस्थ, चलो ये अंतस्थ की बारे में कुछ और जान लेता हूं। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि अंतस्थ व्यंजनों का क्रमबद्ध क्या है, क्रमबद्धता क्या है, तो ये तो है अपने वर्णमाला की क्रमबद्धता। तो ध्यान रखना, ये मत करके आना। इसका क्या करके आओगे आप? क्रमबद्धता की बात करो तो ये, वे, ले, यवरल। क्या करके आओगे? यवरल। ये इसका क्रम सही है। अगर ये करके आ जाओगे तो गलत है, क्योंकि वर्णमाला में तो ये है इसका, लेकिन ये इसके बारे में बाद में आगे संधि में चर्चा करेंगे, आगे वर्णों पर चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसका क्रम ये है, क्योंकि क्रमता इनके क्रमबद्ध भी पूछे जाते हैं। जैसे उसमें व्यंजनों के पूछे गए थे कि दंते आता है पहले, दंते से आता है, मूर्धन्य से आता है, या तालव्य से कौन सा, तो उनका इसी प्रकार से इनका भी पूछा गया। तो घोष व्यंजनों या वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 31। 11, 4, 15, 15, 29, 31। चर्चा करेंगे अघोष। अब जो बाकी बच गए वो अघोष में आते हैं। अब बाकी कौन कौन से बच गए तो ध्यान में दे देते हैं। इसका भी एक ट्रिक्स में बता देता हूं। 12 अघोष में ए, घो, से, मा। आप ऐसे लिखते हैं, अघोष पूरा लिखे उष्मा लिख देते हैं। ये 12 अघोष में बोलने का तरीका है, 12 अघोष में, और लिखने का तरीका ये है। अब आप देखो पहला और दूसरा वर्गीय व्यंजन, ठीक है। तो पहला वर्गीय व्यंजन कै में, कै वर्ग में कै, खे। च वर्ग में चे, छे। कै वर्ग में टे, थे। टे वर्ग में टे, थे। पे वर्ग में
पे और फे। कितने हो गए? 10। आगे ये तीन उष्मी व्यंजन जो है उनके तीनों से, एक तो यहां से लगा है उष्मी व्यंजन दो, तो तीनों से कौन कौन है? इनका क्रम देखो, से उस। ध्वनि अगर उच्चरित न हो तो उनको अपन बोलते हैं तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। तो तीनों से तीन। कितने हो गए? 13। कितने हो गए? 13। अघोष वर्ण कितने हैं? 13। घोष वर्ण कितने थे? 31। 31 से 13 कितने हो गए? 44। यानी कि मूल स्वर 34। प्राण तत्व क्या है? वर्णों के प्राण तत्व के आधार पर या प्राणवायु या श्वास, तीनों नाम आ सकते हैं, के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण यानी कि जिनको उच्चारण करने में कम समय लगे या कम जोर है वो अल्पप्राण, जिनमें ज्यादा समय लगे, ज्यादा टाइम लगे या ज्यादा जोर है वो महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं करना क्या है, अपनी जो वर्णमाला है उसको आपको अंग्रेजी में लिखना है। आप स्वर लिखोगे या व्यंजन लिखोगे। व्यंजन में जैसे कै को अंग्रेजी लिखेंगे के, खे को क्या लिखोगे? के एच। गे को क्या लिखोगे? जी। और ढे को क्या लिखोगे? जी एच। इसको कहने का मतलब जिन वर्णों के साथ एच, अंग्रेजी का एच जुड़ जाए, एच का मतलब होता है, और है किसमें है? महाप्राण में। यानी कि एच जिसके साथ जुड़ जाए वो क्या है? महाप्राण है। बाकी बच गए जो क्या है? अल्पप्राण। जिनके साथ एच जुड़ जाए, जैसे अब इसमें चे के साथ जब लिखते समय एच जोड़ते हैं, लेकिन ये नहीं है, तो ये ध्यान रखना आप चे के बारे में। चे के बारे में ध्यान रखना कि इसके साथ ये एच जुड़ा हुआ है, तो आप इसको महाप्राण नहीं कर सकते, इसको अल्पप्राण में। दूसरा आप शॉर्ट ट्रिक्स और बदलना, लेकिन सबसे अच्छी ट्रिक्स यही है कि जिनके साथ एच जुड़ जाए वो महाप्राण है। आप लिख के देख लेना उनको। जैसे अपने उष्मी व्यंजन है, उष्मी व्यंजन के साथ आप प्रत्येक के साथ एच लगाते हो, एस एच एस एच 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 या एच। बाकी सारे क्या है? अल्पप्राण है। अब इनका थोड़ा गहनता से बात करें तो अल्पप्राण में जैसे सहिष्वरा, वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। सभी स्वर वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ। अंत है स्थ, यानी कि मध्य में बैठना, वो बाद में आप देख लेना, उसमें पता होगा। तो सभी स्वर कितने हो गए? 11। वर्गीय व्यंजन 5 है, 5 वर्ग है, तो 5 की 15। अंतस्थ व्यंजन 4। कितने हो गए? 30। कितने हैं? 30 हो गए क्या? 30। महाप्राण में क्या है? वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से बच गए? वर्गीय व्यंजन में दूसरा और चौथा, और क्या बच गया? उसमें व्यंजन। उस व्यंजन कितने? 4। श है, तो कितने हो गए? ये कितने वर्ग? कितने? 5, तो 10। दो एक वर्ग के 2 मिलेंगे तो 5 वर्ग है, तो 10 हो गए। 10 4 14। 14 आर्टिस्ट कितने हो गए? दोनों को मिलाएंगे 44 वर्ण हिंदी में होते हैं ये। अगर आप इसको और भी गहनता से याद करना चाहो तो देखो, इसमें वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? विषम है सारे, और ये कितने हैं? सम। तो अपन दोहे के हिसाब से इसको लिख सकते हैं, जैसे विषम वर्गीय व्यंजन, विषम वर्गीय व्यंजन स्वर अंतस्थ अल्पप्राण।
वो समवर्गीय व्यंजन, उसमें है महाप्राण, उसमें है महाप्राण। तो ये थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, आप एच वाला सही रहेगा। अगर आप याद रख जाओ तो अल्पप्राण 30 होते हैं, ध्यान रखना, महाप्राण होते हैं 14। क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।